नमस्कार साथियों। जनवरी की ये कड़कड़ाती ठंड, सुबह की वो धुंध और शाम को वो गिरता हुआ पाला। लेकिन गौर से देखिए, इस ठिठुरन के बीच भी हवाओं में एक गजब की गर्माहट है। ये गर्माहट है लोहड़ी की, आग की। ये चमक है संक्रांति की, पतंगों की, और ये सुकून है किसान की लहलहाती फसलों का। आज हम यहाँ केवल त्योहार मनाने नहीं, बल्कि उस अन्नदाता को सलाम करने आए हैं जिसकी मेहनत ने हमारी थाली में मिठास और आंगन में उजाला भरा है। आज रात हमने लोहड़ी मनाई है, वो आग की लपटें, वो तिल गुड़ और वो रेवड़ी की मिठाई, मिठास। लेकिन क्या हमने सोचा कि वो आग क्या है? वो आग प्रतीक है नकारात्मकता को जलाने का। जब ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा होता है, तो वह केवल नाच नहीं होता है, वह धरती माँ को दिया गया धन्यवाद होता है। कहा जाता है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो। यह लोकगीत हमें याद दिलाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। लोहड़ी पंजाब की मिट्टी का वो जज्बा है जो हर मुश्किल को मुस्कुराकर आग में स्वाहा कर देता है। और आज जब सूर्य देव उत्तरायण की ओर बढ़ चले हैं, तो आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पट गया है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी हवाएं विपरीत क्यों न हो, अगर संकल्प की डोर मजबूत है, तो आपकी पतंग यानी कि सफलता सबसे ऊंची उड़ेगी। महाराष्ट्र में कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, यानी कि तिल और गुड़ की तरह मिलजुल कर रहिए और मीठा बोलिए। यह त्योहार भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं खिचड़ी, तो कहीं उत्तरायण। लेकिन दोस्तों, इन सब खुशियों के पीछे एक चेहरा है जो अक्सर धूप और छांव में ओझल हो जाता है, हमारा किसान भाई। जब हम रजाई में दुबके होते हैं, तब किसान करकराती रात में नंगे पांव खेतों को पानी दे रहा होता है। लोहड़ी पर जो गन्ने की मिठास हम चखते हैं, वो किसान का पसीना है। संक्रांति पर जो तिल और अनाज हम दान करते हैं, वो उसकी कड़ी तपस्या का फल है। खेतों में जब हल चलता है, तब महलों में चूल्हा जलता है। आज यह मंच उस किसान को समर्पित है जिसकी बदौलत आज ये फसलें लहलहा रही है। यदि किसान की मेहनत न हो, तो न लोहड़ी की आग में वो रौनक होगी, न संक्रांति के पकवानों में वो स्वाद होगा। आइए आज हम प्रण ले कि हम अन्न का सम्मान करेंगे और देश के अन्नदाता के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। ये त्योहार हमें जोड़ते हैं मिट्टी से, परंपरा से और एक दूसरे से। जाते जाते बस यही कहूंगा कि लोहड़ी की आग आपके दुखों को जला दे, संक्रांति की पतंग आपके सपनों को नई ऊंचाई दे, और किसान की खुशहाली से ये सारा देश महक उठे। और इसी पे आप सभी को हैप्पी लोहड़ी और आने वाले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं बातों पे हम एक बात कहना चाहते हैं, वह है कि रामधारी सिंह दिनकर ने किसानों पे लिखा था, जेठ हो कि पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है। जेठ हो कि पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीव, शक्ति में भुजा में, जीवन में खुशी का नाम नहीं है। इसी के साथ मैं अपना इस कार्यक्रम का शुरुआत करता हूं। मैं हूं केशव कांति और आप देख रहे हैं सत्यबोध, जहां हम परंपराओं के पीछे सत्य को टटोलते हैं। आज जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है और पूरा देश मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस अन्नदाता की ओर जाता है जिसकी मेहनत से हमारी थाली सजती है। आज का यह विशेष सत्र सावित्रीबाई फूले जयंती पखवाड़ा को समर्पित है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई ने न केवल शिक्षा की अलग जगाई, बल्कि किसानों के लिए के हक के लिए एक श्वेत कन्या आसूड यानी कि किसान का कोरा जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ भी लिखा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप भी किसानों और वंचितों की आवाज को मजबूती देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सत्यबोध को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर @केशव कांति हैंडल से फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, समाज ही सत्य है और सत्य ही सुंदर। जब हम किसानों और सत्ता की बात करते हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फूले का वह कालजयी विचार यात्रा याद आती है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना
नीति गई और नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र टूटे और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। आज की राजनीति में भी हम देखते हैं कि जिस किसान के पास शिक्षा और अपने अधिकारों की समझ नहीं है, उसे सत्ता के गलियारों में केवल एक वोट समझा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति वह मास्टर चाबी है जिससे आप अपनी उन्नति के हर दरवाजे खोल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या मकर संक्रांति का यह बदलाव हमारे किसानों की किस्मत में भी कोई संक्रांति बदलाव ला पाएगा। आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद है। इंजीनियर सुकृत नारायण बौद्ध जी, आप ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार के संगठन महासचिव हैं और किसानों व बहुजनों समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अजय कुमार जी, आप एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आप ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन दरभंगा के संगठन महासचिव हैं। आप दोनों का सत्यबोध पर हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद केशव जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ इस मंच को जितने भी लोग देख रहे हैं और इस मंच को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, किसी भी तरह से प्रमोट करते हैं, तमाम लोगों को इस मकर संक्रांति जैसे पर्व की अवसर पर उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये पर्व मनाएं और इस पर्व का जो उद्देश्य है, ये जो विचार हमें दे रहा है उस विचार को अपनावे और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, समाज बने, इस दिशा में इसकी शपथ ले। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि यह कैसे लोकतांत्रिक समाज निर्माण का संदेश देता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी अजय सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आप जो इस चैनल के माध्यम से समाज तक जो एक सकारात्मक और स्वस्थ जो एक संदेश देने का जो संकल्प पर आरूढ़ है, हम आपके इस संकल्प को बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके माध्यम से हम श्रोताओं को इस चैनल के माध्यम से लोहड़ी और इस मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना। जी सर, क्योंकि सर अभी हम माता सावित्रीबाई फुले जयंती पखवाड़ा अभी मना रहे हैं और उन्होंने भी कृषि पे अपना कालजयी एक जो बहुत बड़ा जो ग्रंथ की रचना करी थी ताकि किसानों की आवाज को, किसान का कोड़ा जिसे कहा जाता है, शीत कन्याचा आसूड़, उनका भी उद्देश्य था कि इस देश की प्रगति तभी ये संभव है जब यहाँ के किसानों का प्रगति हो। और चूंकि अभी हम लोग जो है मकर संक्रांति की जो पूर्व संध्या पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर्व को किसानों से जोड़ते हुए हम अपने उस किसान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाना चाहते हैं और किसान के प्रति भी अपना आभार देना चाहते हैं, जिसके वजह से हमारे थाली में जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। चूंकि हर कोई हल लेकर के जो खेतों में अपना जो मतलब हल नहीं चलाते हैं, हर लोग जो जिस विधा में जो निपुण है उस विधा में लगे हुए हैं, उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन हर किसी के मुख तक जो भोजन की उपलब्धता कराने का जो काम है वो किसान ही कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, वो किसान के द्वारा ही की जा रही है। तो हम उस किसान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का इस कार्यक्रम जो मकर संक्रांति को हम किसान से जोड़ते हुए और अपने जो माता सावित्रीबाई फुले की जो जयंती पखवाड़ा है उसको मनाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बौद्ध जी, हमारे जीवन में, हमारे जो पूरे देश के निर्माण में किसानों का जो महत्व है और जो हमारा जो विशेष पर्व, जो हम जिस पर्व पे चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति पे, तो उसका किसानों के साथ क्या संबंध है, ताकि हमारे दर्शक जान सके, क्योंकि यह जो पर्व है वो किसानों के लिए है और किसानों की समृद्धि और किसानों के जो है
और धरती माता के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाई जाती है। सर, आपके पास जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी। ये केसर जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है जी। और माँ सावित्री हम्म पहले कृषक बनी। उनका जो परिवार था वो कृषक परिवार में था। जी तो जी। कृषक जो उत्पादन से जुड़ा हुआ है और फूल का खेती बाड़ी भी करना, वो किसानगिरी ही है। किसान ही इस काम को करते हैं। तो लगभग 35 बीघे एकड़ जमीन पर उन्होंने किसानी का काम पूना में, जहाँ वो मूल जगह से हटके वो लोग वहां चले गए थे, वहां पर उन्होंने कृषि का ही काम शुरू किया था। और इन दंपति का, फूले दंपति का किसान का कोढ़ा नाम का जो पुस्तक है, और वो उस पर किसान की समस्या क्या रही थी उस समय में, और हमेशा उस विषय को उन्होंने उस समय के जो शासक थे अंग्रेज, उनसे शेयर करके नाटकीय ढंग से रख के उन्होंने उनके समस्या के समाधान पर प्रकाश डलवाने का काम, यानी सत्ता का ध्यान उधर आकृष्ट करने का काम किया था। कहा गया है कि हम लोग बचपन में सुनते थे, उत्तम खेती, मध्यम बाण, नीच चाकरी भीख निदान, और नीच चाकरी भीख निदान। मैं तो कहता हूं कि कोई भी उत्पादन का कार्य है, और जितना भी उत्पादन का काम है, सभी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। सब किसानी है एक तरह का। वह स्टेप अलग हो सकता है, कोई लकड़ी का उत्पादन कर दे और उसको फिर आप काट के फिर आप उसको दूसरा रूप दे दीजिए, लेकिन है किसानी। उससे कुर्सी टेबल पलंग जितना कुछ बना लीजिए, है तो वो किसानी ना। तो इस तरह से, और किसान सही मायने में एक तरह से वो वैज्ञानिक सोच वाला आदमी है। वो देश में उत्पादन कर रहा है, उत्पादन से किसी का पेट चलता है, किसी का पेट तो सबका चलता है। अगर कृषि कार्य में कोई लगा हुआ है, उससे उसको अगर मजदूरी मिल रहा है, तो क्या खाएगा? खाएगा तो अन्न ही ना। चाहे आप किसी दूसरे के खेत में करके किसानी कीजिए, मजदूरी करके कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, लेकिन आप उसी काम को कर रहे हैं। और आप कुछ भी कर लीजिएगा, जीवन को अगर जीना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, उससे तो कोई बच नहीं सकता है। तो इस पर हमारा ध्यान बहुत अधिक रहना चाहिए। और उस समय में माँ फूले भी और उनके पति ज्योतिबा राव फूले, उन्होंने इस समस्या को बहुत गहराई से मैंने समझा था कि बिना इस देश के कृषक के हाथ में उसको समुचित उनके उत्पादन का अगर मूल्य नहीं मिलेगा, कृषि अगर सही ढंग से नहीं होगी, उचित पैदावार नहीं होगा लागत के अनुपात में, उस पर अगर काम नहीं किया जाए, शोध नहीं किया जाए, उस पर अगर विभिन्न तरह से किसानों को उसकी शिक्षा नहीं दी जाए, तब तक इस देश का कल्याण नहीं किया जा सकता। आप समझिए आज के डेट में कि हम किसी भी दूसरे जॉब से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, मैनेजर से, विभिन्न जगहों में आप उतने रोजगार का सृजन नहीं कर सकते हैं जितना कि आप सभी को कृषि से दे सकते हैं। कृषि कार्य से और उस पर आधारित जो उद्योग है, इन तमाम क्षेत्रों में आप इतने लोगों को हाथ में काम दे सकते हैं कि आप सही मायने में उत्पादन भी बहुत अधिक हो जाएगा, और जब उत्पादन होगा तो अपने अलावे आप दुनिया को भी निर्यात कर सकते हो। अगर उच्च क्वालिटी का
और अधिक उत्पादन अगर करते हैं तो उसको बेच के फिर जो है विदेश से भी आप पैसा मंगा सकते हैं। तो वो सोच हमारी माँ सावित्री में थी, सोच था उस तरह का, और फुले साहब में था, जिन्होंने भारत का जो रीढ़ है अर्थव्यवस्था का, और रीढ़ का रीढ़ को मजबूत करने का काम कौन करता है, उसको उन्होंने समझा और इस विषय को अपना मुख्य शिक्षा से तो समाधान मिलता ही है सभी समस्या का, लेकिन प्रारंभिक जो है जो सबको जिसमें हम इन्वॉल्व कर सके उस पर उनका ध्यान गया था। तो इस तरह से हम माँ सावित्री और ज्योतिबा फूले को सत सत नमन करते हैं। आज उनके इस मकर संक्रांति के दिन पर भी हम उनको याद करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि आपका जो आइडिया था सभी क्षेत्रों में बहुआयामी उनका प्रतिभा था, और सभी क्षेत्रों में वो जो आइडिया हम सबको दिया उस आइडिया को हम लोगों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस तरह से कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में साहब कबीर कहते हैं, नहीं कुछ देखा पोथी में कहत कबीर, सुनो भाई साधु सब कुछ देखा रोटी में। तो रोटी कहाँ से आएगा, बिना कृषक से आप रोटी की बात सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम माँ सावित्री को बहुत आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पूरे इस दंपति को ही करते हैं। अब आइए कि मकर संक्रांति हमें जो मना रहे हैं, इसमें हम समझिए कि आज के डेट में आप थोड़ा सा नजर पसार के रुक के अगर देखिए सर, थोड़ा सा अगर रुक के अगर देखें तो इतना कष्ट में लोग भूखे पेट को मैंने भी सो सकता है उस समय के लिए कि रात में जब जनवरी में दिसंबर में जब पछिया बहता है, कड़ाके की ठंड रहती है, कपकपाती ठंड रहती है, वैसी स्थिति में जिनके पास आग नहीं है, जिनके पास रजाई नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास माने भूखा शरीर है, कमजोर शरीर है, तो तेल नहीं है, तो वो कैसे जीवन गुजर कर रहा होगा। तो हम लोग बचपन में सुनते थे कि तेल तूर तपना, जिसके पास है तेल तूर तपना और जाड़ा हुआ तपना, कि जाड़ा को अगर आपको झेल पाना है, फिर नया जीवन आप अगर जाड़ा से निकल के अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तेल रहना चाहिए। उसमें तिल का तेल बहुत ही वह एंटीसेप्टिक भी है, एनर्जी भी देता है, विभिन्न तरह से वो विभिन्न रोगों में काम आता है। तो तेल चाहिए हमको। तूर माने रजाई, तूर मतलब है रुई से मतलब है, तो रजाई होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, कोई ऐसा चीज हो जिससे हम शरीर को ढक सके, रात में अपने आप को ठंडा से बचा सके। और तपना माने आग होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि जिस देश में जिसमें हंगर इंडस्ट्री में हम इतने पीछे चले गए, जिसमें लगता है 80 लाख से ऊपर लोगों को, करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो कितनी गरीबी बढ़ गई। और कोई जो है रेलवे किनारे, कोई जो है पोखरा के महार पर, कोई नदी किनारे, कोई जहां तहां बिना घर का जी रहा है। तो हम लोगों को उधर देख के आत्मा तो बड़े मुझे पूरा कचोट हो रहा है कि माय एजुकेशन फॉर सोसाइटी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, कहाँ फंसे हुए, क्या हो रहा है, इस पर लोग क्यों नहीं सोच रहा है।
सर तो सर मैं इसमें हम ये जी कहना चाहेंगे कि इसमें आप देखिए गुड़ और तिल का बहुत महत्व है और पतंग उड़ाने का। तो गुड़ कह रहा है कि गुड़ में वो सही मायने में वो उसमें विभिन्न तरह के मिनरल्स हैं, उसमें कैलोरी है भरपूर, मिठास भी है, जो आपको एनर्जी भी देता है और आपको बहुत एक जी संदेशा देता है। जी जी बहुत जी हम भोजन और पकवान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले मतलब जो भारत के अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान पे आपने बात किया कि बहुत बड़ी जो हमारे जो कृषक समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो मैं कुछ आंकड़े का बात कर लूं कि भारत के जीडीपी में जो है कृषि का योगदान लगभग 18 से 20% है। और वाह इसमें जो वाह। लगभग लगभग ये लगभग हाँ। और भारत की लगभग जो है 45 से 50% जो कार्यशील जनसंख्या है जो काम कर रहे हैं, वो लगभग वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। और निर्भर। वहीं पे अगर बात हम अपने बिहार की करते हैं, बिहार की लगभग 75 से 80% जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है। और यहाँ पर भी लगभग जो बिहार के जीडीपी में लगभग 19 से 20% तक का योगदान किसान का ही है, कृषि का ही है। तो किसान मजबूत स्थिति। दूसरी तरफ अगर हम अगर समाज में जिस तरीके से सत्यबोध के माध्यम से या मतलब जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जो आपकी संस्था है उसके माध्यम से अगर जागृति का जो संदेश लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी अगर देखते हैं तो अगर बदलाव की सबसे बड़ी बयार अगर कहीं से निकल सकती है तो वो किसानों के माध्यम से ही निकल सकती है। इसलिए क्योंकि आप और हम या हमारे जो दर्शक है वो भी देखे होंगे कि किसान ही एक ऐसे मतलब जो लोग होते हैं जिन्होंने सरकार को मजबूर करना चाहा तो मजबूर कर दिया, कानून वापस लाने में मजबूर कर दिया। क्योंकि सरकारी नौकरी में रहने वाले व्यक्ति या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को अगर सरकार चाहे तो उसको जो मजबूर कर सकते हैं, लेकिन किसान के पास चूंकि अपने मतलब रहने का भी ठिकाना होता है और अपने खाने का भी ठिकाना होता है, वो किसी सरकार पे निर्भर भी नहीं होते। अगर वो चाहे तो वो सरकार को भी झुका सकते हैं। तो किसान में इतनी ताकत है सर, और उन्होंने झुका के दिखाया इस देश में बार बार। किसान में इतनी ताकत है। हाँ और केसर जी, आप किसान में वो ताकत बिहार में भी काश आ जाता। जी जी इसी आप चीज को पंजाब सर हम के लोग चाहते हैं। और हरियाणा के किसान के बारे में कह रहे हैं, जी जी जहां पर हमने भी देखा पेपर के हम्म माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि किसान अपनी बात को कहने के लिए हम्म कहा जा रहा है सरकार के पास, हम्म एक तरह से सत्याग्रह ही कर रहा था, हम्म लेकिन सामने में गड्ढा खोद खोद दिया गया, कील जी जी गाड़ दिया गया जी और इतना असहयोग कर दिया नेटवर्क। हम्म तो नेटवर्क काट देने का काम विभिन्न तरह से, हम्म ठंडा में पानी का जो बौछार है, तो जी जी सभी तरह से। लेकिन हमारे किसान, आप कहे हैं ना हम्म कि वो मैंने बैसाख जेठ की दोपहरिया हो या कभी बैलों का साथ नहीं छूटता है, और दिन रात जो है देश के निर्माण में अपना सहयोग करते रहते हैं, जितनी उनकी क्षमता है, पात्रता है। तो ऐसे कर्मठ लोग जो ठान लेते हैं तो वो कर ही जाते हैं। उनको खोने के लिए आज कहाँ कुछ मैंने बच गया है। जी वो जी उनको बीज आज जो है उनसे अपने घर का बीज नहीं होता है। उनको एक तरह से पंगु बनाने के लिए होता है कि हम अब मैंने क्या कहते हैं, कृत्रिम नहीं, क्या कहते हैं उसको, मैंने आर्टिफिशियल फीड। हाँ इस तरह से उसको वैरायटी चेंज करके अधिक उत्पादन हाइब्रिड वाला, लेकिन हाइब्रिड फीड। उसके नाम पर उसके हाथ से जो है ना कर पहिया बल अपनी बल को छीना जा रहा है। एक दिन वह अगर देना समय पर बंद कर देगा तो किसान खेती भी नहीं कर पाएगा। उनको खाद खरीदना है, यानी कि बीज खरीदना है। कृषि को भी कॉर्पोरेट रोटाइज करना चाहे, मतलब कॉर्पोरेट की तरह बनाना चाहता है ताकि जो किसान भी पंगु बन जाए, क्योंकि पंगु आज तक बन जाए। किसान जी तो मैं उतना डिटेल में अब लोग, लेकिन इस बात को, जिस बात को आप इस सत्यबोध के मन से कहना चाहते हैं, करीब जी करीब लोग, बहुत सारे लोग समझ गए हैं। और किसान तो खुद वहां का बता दिया कि नहीं, हम अपने मुद्दा पर अड़े हैं।
और लड़ते रहेंगे। और सरकार अंत में कहती है कि हम जो उनके लिए करना चाह रहे थे वो हमारी भावना को नहीं समझ पाए, चलो हम इसको हम बैक करते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत मैंने इस पर क्या कहा जाए, आप जो जिसकी जो समस्या है उस समस्या का निदान कर दीजिए ना। आपको समय पर अगर कहता है कि हमें ये चाहिए वो कर दीजिए, बिन मांगे क्यों आप उस पर थोप रहे हैं कोई अपना विचार जो आपको पीछे हटना पड़ रहा है। तो आज किसान को एक तरह से पंगु बना दिया जा रहा है। सभी कुछ आप बीज देखिए सरकार तो देती है, लेकिन जैसा कि हमें भी पता चलता है क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा रहा हूँ और अभी भी गांव से मेरा वास्ता है। तो हम देखते हैं कि कृषक को न बीज समय पर मिलता है, न खाद मिलता है कि नहीं, और जो भी है उनका समय पर कोई काम नहीं हो पाता है। तो समय, अगर एक बार समय का मारा हुआ कहा गया है कि समय का मारा हुआ इंसान या हो किसान और पेड़ का गिरा हुआ जो बंदर होता है वो कभी फिर नहीं उठ पाता। तो आप तो इस पर नजरिया हमारे प्रबुद्ध लोगों का रहना चाहिए। प्रत्येक नागरिक होने के नाते हम उसी किसान परिवार का एक अंग है, चाहे आज कोई सेवा में चला गया है, सरकारी जॉब में है, किसी उद्योग में लगा हुआ है, किसी भी काम में व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन तमाम लोग का जड़ कहाँ है, वह किसानी से ही, क्योंकि सभी के सभी अर्जक समाज से ही आते हैं और अर्जक और कृषक में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही नाम का दो पर्यायवाची शब्द है और जो राष्ट्र के लिए अर्जन का काम नहीं करे वो देश के लिए भार है। वो भार है और पैरासाइट है। तो किसान के पक्ष में सभी तरह का मतांतर अज्ञानता को माने बाहर बगल में रखते हुए हम सबों को किसान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आज हम या आप में से कोई भी आदमी आज सरकारी जॉब के विभिन्न बड़े पद पर भी है, तो आपका बेटा कल उस पद पर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन आपको किसान और किसान गिरी ही काम आएगा, इसकी संभावना प्रबल है। और ये भी तो सत्य है ना सर कि हम पैसे नहीं खा सकते, हम तो अनाज ही खाएंगे, सबसे बड़ी बात ही खाएंगे। आप तो कभी कर दिए, पहले ही शुरुआत में ही कहे हैं। और इसीलिए मतलब जो कृषक समुदाय साथ, क्योंकि वो अपने जीने के लायक हर एक चीज का उत्पादन चूंकि स्वयं करते हैं, किसी बाजार पे वो निर्भर नहीं है, इसीलिए उसके अंदर जो एक सही प्रकार की आत्मनिर्भरता है। जबकि बाकी के सेक्टर में जो भी लोग जुड़े हैं वो वहां से पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन उसकी निर्भरता तो गत्ता किसान पे यानी कि कृषक समुदाय पे ही, तो यानी कि यह देश कृषक पे ही मतलब यानी कि कृषि पर ही टिका हुआ है। इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते। और चूंकि आज का जो हमारा यह एपिसोड है, जो विशेष जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस सर तो हम एक जगह सुन रहे थे, एक आदमी बोल रहा था कि भाई सरकारी आदमी कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे जी, तो पढ़े लिखे हो तो तुम कौन सा काम करते हो? किसी पद पर कोई कहता है कि ये काम करो, तो जो जैसा तुमको टास्क दे देता है वही काम करते हो, तो तुम तो सहायक का काम करते हो। असल काम तो कृषक करता है कि मौसम बदल रहा है, कब बीज डालना है, खेत में कितना मॉइस्चर है, खेत का निकाय गुड़ाई कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इतना कम से कम उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन सरकारी आदमी कौन सा काम कौन दिमाग लगाना पड़ता है? इस तरह से एक आदमी हमको कह रहा था कि सर आप लोग तो सरकारी जॉब में है, कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? जी जी। तो हमको भी थोड़े देर के लिए सर रुक जाना पड़ा कि कह तो रहा है सही बात, सही मायने में दिमाग तो इसका खर्च होता है। भली वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, किसी पद पर उसको माने नियुक्ति नहीं हुआ, पदासीन नहीं है, लेकिन काम तो सही मायने में कृषक
समय अनुसार, मौसम अनुसार सब कुछ का वो जो है देखकर काम करता है, तो दिमाग तो वहां लगता होगा, और साथ साथ राष्ट्र के लिए उत्पादन भी कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और विडंबना यह है कि उनके उत्पाद को जो है मूल्यांकन एसी में बैठ करके जो बैठा रहता है वो मूल्यांकन करता है, जबकि किसान को स्वतंत्र कर देना चाहिए। किसान भली भांति समझता है क्या सर, किसान भली भांति समझता है कि उसके एक कट्ठा में कितनी लागत उसको पड़ी है, एक कट्ठा की उपज कितनी है, ये माने एसी में बैठे हुए आदमी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मूल्य निर्धारण वही करता है। हाँ सर, एक बार सरकार के द्वारा मतलब केंद्रीय सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि पार्टी के द्वारा कि हम किसान की आय दुगुनी कर देंगे। उस दिन हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया था कि भारत सही मायने में अब विकास की रफ्तार को पकड़ेगा। और आज जो इतना सुसाइड हो रहा है महाराष्ट्र से लेकर विभिन्न जगहों पर, लागत लगा आता है, खेती कर आता है, चाहे वो कर्जा लेके या जैसे भी, और अंत में सुसाइड करना पड़ता है, सपना चकनाचूर हो जाता है उनका। तो हमको लगा था कि अब जो है सरकार सही रास्ते को समझी है, और उस रास्ते पर जब चलेगी तो भारत फिर से अपने, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और किसानों के ऊपर अगर सोच लिया गया तो निश्चित तौर पर जब इस देश का लगभग 2/3 लोग अगर सुखी हो जाएंगे इस फैसले से, तब तो भारत का बाकी लोग तो समझिए कि वैसे भी खुशी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बाय प्रोडक्ट जितने हैं उस सब से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बिल्कुल हम उस समय को फिर से याद करते रहते हैं प्रायः, कि हो न हो कि कभी कोई इस बात को आगे बढ़ावे और सरकार ही फिर याद आ जाए। तो मैं आपके मन से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग भी इस सरकार को याद दिला दीजिए, हमारे जो भी लोग उस लायक हैं, जो जगह है, उन लोगों को याद आ जाए। सर यही हम सर कृषि के महत्व पे हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अजय सर जो सही दिशा में उस मुद्दे को लेकर के चले गए थे, और सही दिशा यही है। हम यही बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि हमारे देश में कृषि का इतना महत्व होने के बावजूद, हमारे जीडीपी में कृषि का 19 से 20% तक योगदान होने के बावजूद, और इतनी सारी जो कार्यशील जो व्यक्ति जो इसमें लगे हुए हैं, उसके बावजूद कृषि की जो अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है, जो कृषि का जो दशा और दिशा है, वो काफी दयनीय है। और ये इसी पे ध्यान आकृष्ट जो है अपने कृषक समुदाय का भी और अपने दर्शकों का भी, और अपने माध्यम से जो अन्य जो बंधु जो किसान को जो उन्नत करना चाहते हैं उनके तरफ जो भी इशारा करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो आबादी जो कृषि से संलग्न है, जो कृषि में बहुत सारा अपना योगदान दे रहा है, लोगों के मतलब मुख तक अनाज पहुंचा रहा है, और उसकी दशा अभी तक जो बेहतर नहीं हो पा रही है। और ये सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है हमारे देश के लिए भी, हमारे राज्य के लिए भी, और हमारे पूरे समाज के लिए भी। और चूंकि अभी हम माता सावित्रीबाई फूले जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं, तो चूंकि उस समय भी आज से लगभग जो है 100-150 साल पहले की बात है कि उस समय जो माता सावित्रीबाई फूले कृषि समस्या पे जो अपने देश का, अपने समुदाय का ध्यान आकृष्ट कर रही थी, और वो बताना चाहती थी कि कृषि की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान किया जाए और कृषि को जो समुन्नत किया जाए, ताकि जो है जब किसान की दशा सुधरेगी तो समाज की दशा अपने आप सुधर जाएगी। सही बात। तो इसीलिए इतने दिन बीत जाने के बावजूद सर जो सोच सकते हैं कि आज भी कृषि की दशा को सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जान रहा है कि यदि कृषि की दशा सुधर जाएगी तो इतने बड़ा जो आबादी है इस देश का, वो समुन्नत हो जाएंगे, वो खुद जो स्वावलंब हो जाएंगे, और वो भी जो सर उठा के जीने लायक हो जाएंगे। और जब ये उसके अंदर जो आत्मनिर्भरता आ जाएगी, तो ऑब्वियस बात है कि सरकार से जो सीधे आंख से वो सवाल करना सीख जाएंगे, क्योंकि उसे समस्याओं से ग्रसित करवा करके, उसे पंगु बना करके आज तक इसीलिए रखा जा रहा है किसानों को,
ताकि वो किसी सरकार से, किसी जो है व्यवस्था से सवाल नहीं कर सके। वो अपने आप को हमेशा असहाय, कमजोर और जो है कायर अपने आप को मतलब जो समझे कि भाग्य का मारा हुआ हम जो मतलब हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, चाहे हम कितना भी श्रम कर ले, क्योंकि हमारे नसीब में ही कुछ ऐसा लिखा है। वो अंत में यह कह के खुद को जो है मतलब उदास कर बैठते हैं। लेकिन यदि इस देश की अगर व्यवस्था में यदि किसान की अगर मतलब जो स्थिति को अगर सुधार दिया जाए और किसान अगर समृद्ध हो जाएंगे, उसमें अगर जो है आर्थिक उसकी स्थिति अगर दिशा और दशा सुधर जाएगी किसान की, तो वो जो है स्वावलंबन हो जाएंगे और वो शिक्षा भी बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक सही मायने में एक प्रकार से किसान को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी की परख, बादलों को देख करके मौसम का पूर्वानुमान, या मतलब जो हवा के रुख देख करके वो अपने फसल के प्रति जो सुरक्षा का जो जाल जो वो बिछाते हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना बड़ा अनुभव रहता होगा कि वो सिर्फ एक दृष्टि से जो है पूरे मौसम का जानकारी ले लेते हैं। वो जो सिंचाई के बारे में, कब उसके पौधे को देख करके, जबकि लोग जो अक्सर बात करते हैं जब प्यासा पानी मांगता है तो भी लोग पानी नहीं दे पाते हैं, और जब वो किसान अपने खेत पे पहुंचते हैं तो उस फसल को देख करके समझ जाते हैं कि हमारा खेत हमसे पानी मांग रहा है। पर मतलब ये कितनी बड़ी मतलब कितनी आत्मीयता है उसके साथ, कितनी आत्मीयता है सर कि वो अपने फसल से बात करते हैं, वो अपने फसल की बातों को समझ। तो ये चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किसान जो है पंगु है नहीं, उसे बनाया जा रहा है। किसान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कृषक समुदाय है वो अपने चूंकि दिन रात मेहनत करते हैं, वो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कभी जो है कतिपय कभी कोशिश ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सही सवाल यही है कि उसे जानबूझ करके कमजोर बनाया जा रहा है, ताकि वो अगर सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, वो सरकार से, इस व्यवस्था से, इस तंत्र से सवाल करने लगेंगे। और चूंकि जब सवाल होगी तो इन सभी जो भी इस व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और किसान यदि अपनी ताकत को समझ जाएंगे, अपने अनाज को जो अगर उपजा करके अगर सर एक साल अगर बाजार में नहीं लेकर के जाएंगे तो एक साल में जो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। और वो जानते हैं कि यदि वो उस ताकत को समझ जाएंगे तो इस सरकार को भी गिरा सकते हैं और इस व्यवस्था को भी बदल सकते हैं। इसलिए सर किसान की इस दशा को समझने की आवश्यकता है। तो हम केशव जी यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई और जो भी लोग सुन रहे हैं, हम बेटा बेटी को पढ़ाएंगे अब, और किसान का जो जीवन है बेटा बेटी को मैंने पढ़ाएंगे और शिक्षा का अलग जगाएंगे, और उसी से हमारा समाधान होगा। आज 47 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। तो एग्रीकल्चर अगर अपने वैसे भी आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपका दिमाग एक यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगा, आपके बच्चे और आप, तो वहां तक जब पहुंच जाओगे तो यूनिवर्सल और हो जाएगा आपका दिमाग। तो वैसे स्थिति में आप कृषि के विभिन्न माने क्या कहते हैं जो विभाग है, आप फूल का कर सकते हैं, फल का कर सकते हैं, जड़ी बूटी का कर सकते हैं, विभिन्न तरह का ड्राई फ्रूट्स का कर सकते हैं। तो विभिन्न उसके जो विभिन्न अवयव हैं, उस तमाम क्षेत्रों में आपका जो है नॉलेज जब बढ़ जाएगा तो आप ये भी समझ पाइएगा कि ये इस जगह का वातावरण और हमारे पास जो उपलब्धता है सिंचाई का या अन्य चीज का, उसके हिसाब से आप खेती करना शुरू कर दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उत्पादन भी अधिक ले सकते हैं और व्यावसायिक रूप दे सकते हैं कृषि को। ये जो 47 यूनिवर्सिटी है क्यों है? ये किसी दूसरे को पढ़ने के लिए मना है क्या? हम भारत के नागरिक हैं, हमारी संख्या, किसानों की संख्या अधिक है, तो हम तो कहते हैं कि 47 की जगह में और भी यूनिवर्सिटी खुल जाए, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में इस तरह का यूनिवर्सिटी खुले। और हमारा किसान जो उसमें लगा हुआ है वह अपना दिमाग यूनिवर्सल करके कितने तरह के खाद्यान्न हैं, कृषि के काम किए जा सकते हैं, तमाम चीजों की जानकारी रख के उसमें उनके लिए जो सुटेबल बैठता होगा उसका खेती कर औद्योगिक ढंग से, व्यापारिक ढंग से करके वो अधिक से अधिक मुनाफा बढ़ा सकता है।
और अभी जो सरकार आप कह रही है कि हम उसका आमदनी दुगुना कर रहे हैं, कर देंगे, तो उस पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। अभी जो उतना दिन से लोग सोच रहे हैं कि अब मेरा सपना पूरा होगा, तब होगा, अब होगा, तब होगा। किसान अपने माने अपने क्षेत्र में कितने प्रखर बुद्धि के होते हैं। हम जी। अब देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर की क्या कहते हैं मिट्टी लीची के माने बिल्कुल बहुत ही अनुकूल है। देखिए वहां पर किसान जो है लीची, समस्तीपुर में देखिए सब्जी की खेती होती है, खैनी की खेती होती है। कितना मतलब ये हाजीपुर में केला, हाजीपुर को देख लीजिए, केला की बात। हमरे दरभंगा में यहाँ नवगछिया पर केला, देख लीजिए, दरभंगा में देख आम लीजिए का, कि आम है, मछली है, मखान है, पान है। मतलब और यहाँ पर इनके उत्पाद को यदि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय माने स्तर पर जो है ना सो इनको यदि एक्सपोर्ट किया जाए, मूल्य दिया जाए, तो हम नहीं समझते हैं क्या कि माने किसान की इतनी माली हालत रहेगी। नहीं, इतना माने इतने माने बुद्धि के माने प्रखर आदमी होते हैं। केवल माने हम लोग तथाकथित जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो डिग्री को ही जो है ना सो अधिक से अधिक महत्व देते हैं। और सर कृषि में जो कृषि में सब, जैसा कि आपने सर बताया कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सर होना चाहिए सरकार को और उस यूनिवर्सिटी को भी इतना लिएबल कर दे कि मतलब कोई डिग्री पात्रता के लिए नहीं होना चाहिए। यदि किसान अगर मान लीजिए 8वीं पास भी है और यदि किसी बागवानी का या किसी भी मतलब जो विषय का जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे इजिली जो उपलब्ध करवाए। लेकिन सर ये डिग्री की पात्रता या ऐसे जो उसको बैरियर जो असली किसान है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसे मतलब ताकि जो है वो वहां तक पहुंच ना पाए, उस मतलब मुद्दे को समझ ना पाए, तो उसे जानबूझ करके रोकने का प्रयास करते हैं। चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, कहीं और काम ढूंढना पसंद करते हैं, कृषि में तो जाना ही नहीं चाहते हैं। और जो कृषि में संलग्न है वो उसको जो कोर्स करवाना। केशव कांति जी, लोगों को बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो लोगों को पैसा से जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन अगर कृषि में को अगर हम कृषि को व्यावसायिक तौर पर करें, उसके सही तौर तरीका को समझ लें, अगर वहां भी पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा और किसी दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अगर अधिक पैसा आ जाएगा, तो वही आदमी फिर कृषि को ही कहेंगे कि हम भी कृषि करेंगे। तो उस बात से अवगत कराना हमारे पढ़े लिखे लोगों की और सरकार के जिम्मे की बात है। तो किसी भी चीज का जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, आज कोई कंपनी वाला क्या करता है, उसको क्यों जरूरत हो जाता है कि अमिताभ बच्चन को से हम कोका कोला इन चीज का प्रचार कराने का। तो प्रचार तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्राय लोग जो है, जब हमारा समाज उच्च शिक्षित नहीं है तो उनको पहले किसी भी क्षेत्र का पहले उनको उनके गुण को, उनके विशेषता को, उससे मिलने वाले लाभ को बताना पड़ेगा। तो पब्लिक तो स्वतः झुक जाएगा, उधर फायदा जिसमें होगा उधर झुकेगा लोग। तो हमको उसके फायदा को बताना है और शिक्षा ही समाधान है। तो जब आपका यूनिवर्सिटी आपके बगल में रहेगा, आजू बाजू में रहेगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, उसमें लागत नहीं रहेगा बहुत पढ़ने का। और शिक्षा के बारे में तो हमेशा ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा, सबको तभी सबको काम होगा कि शिक्षा ही समाधान है। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा निःशुल्क। अगर निःशुल्क शिक्षा देते हैं तो आपको शिक्षा देने में हमारे समाज को या किसी सरकार को कितना दिन लगेगा? जीवन काल का 1/3, 1/4 या 5वां हिस्सा, बाकी समय तो राष्ट्र को देगा कि नहीं देगा? अगर परिवार का गार्जियन पढ़ाता है, पिताजी पढ़ाते हैं, तो उसी परिवार के लिए वह
5वां हिस्सा समय निकाल दीजिए, तो 4/5 भाग जो समय रहेगा वो अपने परिवार के लिए, और परिवार से बचेगा तो फिर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समय दे सकेगा, हाँ सब कुछ कर सकेगा, विकास पर अपना भागीदारी दे सकेगा, क्या करेगा बैठ के। तो इसलिए हमें शिक्षा तो समाधान है ही, जिसकी शुरुआत ज्योतिबा फुले और माता सावित्री ने कर दी थी। तो हम लोगों को घुमा फिराकर वो कील जो है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना साबुत कोई, बताना कोई, तो साबुत कोई नहीं जा सकता है कि सावित्री माँ जो 1 जनवरी 1948 को जो भीलवाड़ा में जो जिस स्कूल की स्थापना की थी, कि स्कूल ही हमें क्या बना सकता है, लोगों को बुद्ध बना सकता है। जो पिएगा शेरनी का दूध वही पढ़ के जितना बनेगा पिएगा, बुद्ध। हाँ जो पिएगा शेरनी का दूध वही शिक्षा रूपी शेरनी का जो दूध पिएगा वही आगे चलकर बुद्ध बनेगा, और बुद्ध के पास सभी समस्या का समाधान है। हाँ हाँ। तो हमको ये नहीं कि केवल यूनिवर्सिटी खोल दिए और उसका प्रचार कोई नहीं जान रहा है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी को पूछ दीजिए, पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, है ना, बहुत सारे कंपटीशन से गए हैं आज बीपीएससी करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कितने लॉ यूनिवर्सिटी है, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और तो ये सब नहीं पता है। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या पता है। हाँ अब तो जगह ही नहीं है, समाज को जगाया ही नहीं जा रहा है। तो अब आइए कि ये जो इतना कुछ तो हम लोग आ गए, लेकिन इस पर्व में मकर संक्रांति क्यों, और अगर इसमें जो हम लोग कुछ व्यंजन खाते हैं, जो पर्व हाँ, मनाते हाँ। हैं, इसका सबका समाज अपना को अपना महत्व है। क्या उसका उद्देश्य है, क्या संदेश है, इस पर हम सर, आते हैं। जी उस तरफ जाने से पहले सर हम बताना चाहते हैं कि आप समझिए, कल जो है सर मकर संक्रांति होगी और हमारे थाली में कितनी विविधताएं सब जगह लाई गई है, मतलब कितने प्रकार के पकवान हैं, और वो सारे पकवान का जो श्रेय अगर हम दें वो हमें किसान को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम कार्यक्रम को हम सर जो चाहते भी हैं कि हमारे दर्शक जो जाने कि हम जो जिस मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो क्षेत्र जो हम मिथिला दरभंगा से हम आते हैं, तो उस तरफ जो है दही चूड़ा और मतलब जो विभिन्न सारे तिलकुट गुड़ ये सब जो है खा करके हाँ। हम लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं। रात के समय जो खिचड़ी खाते हैं, तो ये जो हमारे जो मुख्य भोजन होता है, हर एक पर्व का एक स्पेशल भोजन होता है सर हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र में जो भोज, यानी कि पर्व का मतलब ही भोजन से जोड़ा गया है। हर एक पर्व का एक महत्व भोजन से जोड़ा जाता है। और भोजन से जोड़ने का मतलब ही है कि यानी कि किसान से, यानी कि कृषि से जोड़ना, उस समय के जो मतलब मौसमी फल या उस समय के उत्पादन जो मूल रूप से जो उत्पादित होते हैं, जो भी मतलब जो फसल, उससे जो जोड़ा जाता है, एक्चुअली में यही होता है। तो उसी तरीके से मकर संक्रांति का भी जुड़ाव जो है, मतलब जिस तरीके से दही चूड़ा, चूंकि धान का जो कुछ दिन पहले अगहन में जो अगहन जिसे कहते हैं, अगहन में हम लोग जो धान का मतलब जो फसल को जो खेत से बाहर लेके आते हैं, तो उस धान का पहला चूड़ा बनाते हैं, चूड़ा होता है सर। उसके बाद दही है, और चूंकि अभी जो है मतलब इसी ठंडी के सीजन में जो ईख से हम लोग जो रस निकाल करके गुड़ का निर्माण करते हैं, तो गुड़ की भी शुरुआत होती है। उसी से हम लोग तिलकुट बनाते हैं, लाई बनाते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। तो हम सर जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो व्यंजन है जो मकर संक्रांति के दिन जो हम लोग अपने थाली में परोसते हैं, इस व्यंजन का क्या महत्व है। तो सर ये भी बताइए, अगर हमारे दर्शक अगर जाने तो उन्हें जो लगे कि इस चीज का कुछ विशेष महत्व है, जिसमें कि तिल है, ये सब चीज है सर, इस सब चीज के बारे में बताइए सर। देखिए केशव जी, जी। इसमें दो चीज प्राय जो है, कोई भी हम व्यंजन बनाते हैं उसमें मीठा माने गुड़ का, मीठा का, और तिल माने का प्रयोग किया जाता है। इस दो चीज में ये है
कि ये गुड़ जो है ना हमें संदेशा देता है। पर्व का अर्थ आप कहे कि ये भोजन से है, नहीं, पर्व जो आता है हमारे नजरिए से वो प्रण लेने का है। आप कोई व्यवसाय कीजिए और अंत में एक दिन ऐसा आता है जहां पर हम उसका आकलन करते हैं कि क्या खोया और क्या पाया। क्या पता। अगर खोया तो हमको नए ढंग से उस पर विचार करके आगे हम फिर खो नहीं दें, प्राप्त ही करें, शुभ लाभ हो मेरे लिए, इस पर आते हैं। तो गुड़ यहाँ पर हमें उसमें विभिन्न तरह के मिनरल्स हैं, हमें ताजगी देता है, ऊर्जा देता है, जो विभिन्न तरह से हमारी समस्या का समाधान भी कराएगा। और दूसरा, गुड़ हमें कहता है कि मिठास, अगर तुम कुछ खोया है आगे तो अपने व्यवहार में तुमने मिठास नहीं घोला। किसी के दिलों में न अधिकार से मिलता है न हथियार से मिलता है, लोगों के दिलों में जगह व्यवहार से मिलता है, व्यवहार से मिलता प्यार से मिलता है। है। हाँ, तो बिल्कुल। आप अगर अपने जुबान को मीठा बनाए रखोगे तो लोग लट्टू की तरह से तुम्हारे पास आएंगे। और ये बिजनेस जो है ना, ये व्यवहार का ही ये प्रतिफल है। जो जितना व्यवहार कुशल रहेगा उसके आजू बाजू हमेशा लोगों का भीड़ लगा रहेगा और उसका जीवन निश्चित तौर पर से आर्थिक समृद्धि होगा। और जहां अर्थ है वही परोपकार कर सकता है, सेवा का काम कर सकता है। तो इस तरह से गुड़ हमें ये संदेशा देता है। हम उस दिन जब खाते हैं तो हमें प्रण लेना चाहिए। दूसरा, तिल जो है, तिल में वह गुड कोलेस्ट्रॉल है और उस तिल में भी विभिन्न तरह के मिनरल्स, फाइबर, भोजन का जो 5 गो अवयव है कि उसमें आप देखिएगा कि उसमें कैलोरी भी है, प्रोटीन भी कुछ मामला में है 1.5 से 2 ग्राम के लगभग पर 100 ग्राम पर उसका एनालाइसिस दिया हुआ है। फैट भी है 4 से 5 ग्राम, कार्ब्स भी है 2 से 3 ग्राम, फाइबर है 1 से 1.5 ग्राम। तो भोजन का 5 अवयव है। एक तरह से भोजन में क्या होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। इसमें विटामिन भी है, विटामिन B1, B3 और B6 कुछ विटामिन बी ग्रुप का है। तो इसमें विटामिन भी है तिल में। दूसरा, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें फाइबर भी है और कैलोरी भी है। कैलोरी का स्रोत है, फैट भी, फैट से भी मिलता है, आपको प्रोटीन से भी मिलता है और कार्ब से भी मिलता है। तो इस तरह से इसमें भोजन के सभी अवयव हैं और अनुपातिक रूप से बहुत रिच है। अगर इसका सेवन आप करते हैं तो शरीर में किसी भी तरह का अनबैलेंस होने की कोई जरूरत आपको आन नहीं पड़ेगी। तो ये कहता है कि आप संतुलित रूप से भोजन अगर लेते हैं तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। और ये सुपर फूड में इसकी गिनती आती है, तिल की, तिल का गिनती, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपको हार्ट अटैक और विभिन्न चीजों से, जैसे तिल में भी है और मैंने तीसी जो है, तीसी में है और फाइबर भी बहुत है। तो ये एक तरह से बैलेंस भी है और सुपर फूड इसलिए कहा जाता है। तो इस तरह से हमको ये संदेशा देता है कि आप कोई भी ऐसा चीज लो कि तुम कभी बीमार नहीं पड़ो। संतुलित चीज लो भोजन में, वही भोजन उत्तम है जिसमें ऐसा भी होता है कि सर हमारा जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का, उसको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। और हम भोजन जो लेते हैं जो प्रायः उस भोजन में मतलब जो हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन का स्वयं उत्पादन भी कर पाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि साइंटिफिक रीजन है कि मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का उत्पादन हमारा बॉडी खुद से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जैसे फ्लैक्स सीड है, जैसा कि सर ने बताया, फ्लैक्स सीड, तीसी, या मतलब बहुत सारे ऐसे जो सोर्स है जो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो हमारे बॉडी को सूजन को भी कम करता है। और जो बुढ़ापा में सर जो मतलब टखनिया दर्द होता है या सर में जो टनकी आता है, ये सब चीज सही बात को आपने उठाया कि आप बुढ़ापे से संबंधित, एज
पर आके हमें बात रोक पड़ाया होता है। हम्म। उस समय में हमारे शरीर में क्या होता है कि कैल्शियम का अभाव हो जाता है, विभिन्न मिनरल्स और इस सब जब शरीर में कम हो जाता है, खासकर कैल्शियम का अभाव हो जाने के बाद, तो ये जितना भी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अस्थि में पोर हो जाना, छेद हो जाना, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगता है, भोजन लिए तो आप कितना आनंदित हैं, लेकिन जब वह भोजन पच जाता है, वो रूपांतरित हो जाता है विभिन्न अथियों में, हाँ, खून मज्जा बीज अस्थि उपास्थि में, जब वह कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद, तो वैसे स्थिति में फिर आपको भोजन की आवश्यकता होती है। और जब जब भोजन बिल्कुल अगर खत्म हो गया तो पेट एक समय में बोलने लगता है, आपको भूख की अधिक अनुभूति, चाहते हैं कि किधर से हमको कुछ भी खाने के लिए मिल जाए। उसी तरह से संकेत देने शरीर लगता में कैल्शियम जब पर्याप्त मात्रा में रहता है और हम धीरे धीरे कैल्शियम को खोते जाते हैं। अभी जो ट्रेडिशन आ गया है कि चाय पीते हैं या माने चीनी का उपयोग करने लगे हैं, तो चीनी को पचाने के लिए सबसे अधिक जरूरत होता है कैल्शियम का। जो बताइए। बच्चे बड़े बाप का जो जितना भी लड़का रहता है, जिसका नाम गोलू रहता है, उसको चॉकलेट देता है हमेशा, उसका दांत देखिएगा सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट में चीनी है, चीनी को पचाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो दांत से वो डायरेक्टली ले लेता है, पहले संपर्क में आता है, तो उसका दांत खराब हो जाता है। उसी तरह से शरीर प्रत्येक बार चीनी जो आप खाते हैं, जीवन भर के चीनी का अगर आकलन करें तो आप कई क्विंटल चीनी खा जाते हैं, और उसको पचाने के लिए आपके शरीर का कैल्शियम यूज हो रहा होता है। इस तरह से आपका शरीर और धीरे धीरे खोखला हो जाता है। वो चीनी जो है ना हमारे हड्डी से जो है अपना लेते हुए और हड्डी के अंदर एक पोर बनाता है, जिसी को बाद में ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है, यही ना सर? हाँ, उसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस तो जनरल है। उसके अलावे शरीर में जो विभिन्न अंगों के बीच में जो कशेरुक रहता है और एक क्या कहते हैं वो तेलीय पदार्थ रहता है कुशन जैसा, वो सूख जाता है। मूवमेंट करने के लिए कहीं भी ज्वाइंट पर आपको लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। तो ये सब कुछ हो जाता है। अब जब हड्डी कमजोर हो गया तो वो कहीं बुढ़ापे में देखिए लोग कहीं चल रहा है, ठेस लगा, गिर गया, हड्डी टूट गया, विभिन्न तरह का, तो जितना भी बाप तरह का रोग है सब कैल्शियम के अभाव में हो रहा है। तो तिल जो है सबसे रिच स्रोत है इसका, प्राकृतिक रूप से जो जी कैल्शियम का। तो इसलिए इसका महत्व बताया गया है कि आपको प्रत्येक को, बच्चा के लिए क्या, उसके विकास के लिए दूध चाहिए, दूध में कैल्शियम है। उसी तरह से जब हम दूध के अलावे फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे खाद्यान्न को खाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक कैल्शियम हो, मिनरल्स हो। तो 3 मिनरल्स का हम नाम लेना चाहेंगे। ये 3 मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये अधिक मात्रा में कौन कौन चाहिए? हमें आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो कैल्शियम आयरन की पूर्ति जो गुड़ से हो जाती है, गुड़ से हो जाती है। तो आयरन पे आपको दुश्मन क्या कहता है कि खून पी जाएंगे। क्या बात है कि दुश्मन को खून का चषक है भाई, उसमें वही आयरन है। आयरन अगर नहीं रहे तो आपका दम फूलना शुरू हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाए, देख लीजिए आपका क्या सब परेशानी हो जाता है। पहले ही सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा आपका, है ना। उसी तरह से कैल्शियम अगर लोग कहता है कि हड्डी पसली तोड़ देंगे, हम कहता है कि जो है तुमको नाक भसका देंगे, जब हड्डी पसली तोड़ देंगे। उसका नजरिया है दुश्मन का कि बांस न रहेगा, बांस न बजेगा, बांसुरी। रीढ़ जो है हमारा कोची का बना हुआ है, तो उसका चोट है दुश्मन का हड्डी पर। हड्डी बनता कौन सी से है? कैल्शियम से। तो तुम तिल खाओ, तुम भरपूर तिल खाओ, तुम्हारा दुश्मन कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। और सर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इसकी तासीर भी गर्म होती है और ठंडे के मौसम में गर्मी भी मिल जाएगी। और तो इस तरह से मेरा यही कहना है कि ये पर्व हमें ये सीख देता है। लेकिन भली हम अनजाने में बिना कोई बता रहा है उसको एनालिसिस करके नहीं बता पा रहा है, तो हम खा तो रहे हैं, लेकिन जितना भी खा रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। ये पर्व हमें आके कम से कम अनजाने में भी तो शुभ कार्य करा दे रहा है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए। परम मैंने क्या कहते हैं
स्वास्थ्य जो है परम सुख है, प्रथम सुख निरोगी काया। तो निरोगी निरोग काया है। बनाने के लिए शरीर में अगर आपका रीढ़ ठीक है, हड्डी मजबूत है, खून ठीक है, और फिर उसमें मैग्नीशियम में, तिल में जो है ना मैग्नीशियम बहुत है, मैग्नीशियम का काम है मांस का निर्माण करना, प्रोटीन में उसका मुख्य अवयव वो भी है एक तरह से। कहता है कि हम बुट्टी बुट्टी तोड़ देंगे। बुट्टी कौन सी का है? मांस का, टिश्यू का। मेरा मानना है सर इतना लाभदायक मतलब पर्व है, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मौसम के दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से। तो सर इस पर्व में सर जो कर हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि सर इसमें ब्राह्मण क्यों नहीं है सर? अच्छा अच्छा, अरे भाई ब्राह्मण कैसे नहीं है? इसमें तो है ही ब्राह्मण। वो तो उसको जोड़ दिया कि वो क्या कहते हैं, अजगर कर लेता है, ऐसे विभिन्न तरह से उसमें कहता है कि इस मुहूर्त में करना है, ऐसे करना है, इतना दान करना है, हमारे थ्रू दान करना है। तो उससे सर क्या लाभ होगा सर? उसे कोई लाभ नहीं है, लाभ तो कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत साथी ऐसे होते हैं कि अगर उसको बालू पर भी क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे भी अगर रख दोगे ना तो वहां भी अपना रास्ता। पैरासाइट शब्द जो है, हाँ, जो हम कहते हैं कि आप देखिएगा कि जब ढील हो जाता है माने भैंस में, कुत्ता सब में देखिएगा कि जो अठगोरवा जिसको हम लोग देहात में बोलते थे, जिसकी जो है ना वो माने उस, अच्छा अठगोरवा यदि कुत्ता में नहीं हो तो कुत्ता को कुछ बिगड़ेगा क्या और बढ़िया रहेगा? हाँ क्या कहे सर, नहीं समझे? अठगोरवा होता है तो वो कुत्ता को नहीं हो तो कुत्ता के भले है वो, लेकिन वो जो है ना सब, हाँ वो माने तो वही बात है ना सर। तो मतलब इसमें इस पर्व में यदि ब्राह्मण को, ब्राह्मणवाद को जोड़ा जाए तो सर वो उसमें सिर्फ खाने के लिए कम, दान करने के लिए ज्यादा बोल रहा है। तो यानी कि आदमी खुद ग्रहण करेगा तो उसको लाभ होगा, और दूसरे को देगा तो उसको क्या लाभ होगा? किसान सबको देखिएगा ना कि कोना में छोड़ देता है, कोना में, खेत के कोना में। सर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई आदमी बिजनेस करता है, आप एक अगर बीज बोओगे तो 100 को गेहूं का निकलेगा कि गेहूं आपको पैदा होगा कि नहीं? एक बीज से, एक बाली से 100 गेहूं पैदा हो जाएगा। तो वो आपको बहुजन समाज को, अर्जक समाज को कह रहा है कि तुम दान करो। दान करोगे तो एक दिन तुम बहुजन में किसी को दे दोगे। कमजोर हमारे बहुजन समाज का जो आदमी है अर्जक का, वो भिखारी के रूप में, कमजोर के रूप में, स्वास्थ्य के दृष्टि से कमजोर है, तो वो एक दिन दोगे। लेकिन साल में एक दिन उसके नक्षत्र ग्रह के हिसाब से इसका डेट तो फिक्स नहीं किया है, उसमें तो डेट अलग अलग तारीख में आना चाहिए। ये तो वैज्ञानिक कारण है इसका कि वो सूरज जो है मकर से कर्क की ओर आ रहा है, उत्तरायण हो रहा है। अब सूरज की ये जो है सोलर सिस्टम, उसमें ये जो परिक्रमण गति है सूरज पृथ्वी का, उसके चलते वह अब जो है मैंने विषुवत रेखा वो इस तरह से घूमने के दौरान वो जो है सूरज जो है अब उत्तरी भाग निकट धीरे धीरे आएगा, तो इस कारण से यहाँ गर्मी बढ़ेगा। तो ये तो वैज्ञानिक सोलर सिस्टम का है, वैज्ञानिक कारण है। लेकिन उसमें भी हमको कैसे एक दिन अगर हम ये इसमें दान करने का अगर विधान रख देते हैं तो उससे हमें 365 दिन मैंने 364 दिन हमको कैसे फायदा होते रहेगा, इसका बीजारोपण उन्होंने कर लिया। तो बेवकूफ के गांव में ठग उपास नहीं पड़ता है। ओह अच्छा, लेकिन देखिए यही नहीं समझ पाता है कि जो मैंने, देखिए बेवकूफ तो नहीं है, हमारे लोग इतने सीलवान है कि उनका चरित्र और उनका मन इतना पाक साफ है कि वो उसमें गलती पर ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते लेकिन अब हम लोग उसको परंपरा मानते चले आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है केशव कांति जी इस सतबोध के मन से कि जब तक आप परंपरा को तोड़ोगे नहीं, परंपरा तोड़ो और अपने को
विज्ञान की ओर मोड़ो। जिस दिन इस आज विज्ञान की तरफ मोड़ मैं दिया, मैं 1 मिनट के लिए, ये आज मुझसे एक आदमी कह दिया था कि एक वो श्राद्ध नहीं होता है, श्राद्ध, तो उसमें तो हमको, तो हम कहे क्या कि जो माने, हम कहे क्या कि इसमें तो हम नहीं मानते उनके कुछ हो, हम अपने पिताजी के भी इसमें नहीं कुछ किए, हम बहुत कुछ। अब देखिए 8 दिन पहले 10 दिन पहले जो है सो हमारे परिवार में दियाद में जो है सो हमारे चचा की मृत्यु हुई, हमको दाढ़ी उड़ी देखिए कितना बड़ा है, माने सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप परंपरा को नहीं मानते हैं। हम कहिए कि आप लोग जो नहीं मानते हैं ना, इसीलिए हम भी नहीं मानना शुरू किए। तो कहा कैसे भाई? तो हम एक के बार कहे कि आपके बाबा जो है सो कितने पढ़े लिखे थे बताइए? तो तीसरा पास। और आपके पिताजी तो वो 7वां पास किए। तो हम कहे आपके पिताजी का जो है सो बाबा का क्यों माने परंपरा को तोड़ दिए? या तो नहीं पढ़ना चाहिए था, या तीसरे तक रहना चाहिए था, वो 7वां तक क्यों गया? और आप आज ग्रेजुएट हैं से आप कहीं का बीएससी कह रहे हैं, आपने परंपरा को तोड़ा कि नहीं? आपको तो पढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमको आप बहुत परंपरावादी हैं, तो परंपरा खाली जो है सो भोजे में होना चाहिए। आप देखिए, हम अगर सब वहां रहते सर, हम वहां रहते तो हम तो कहते कि आप जिस परंपरा को मान रहे हो, जिसके हिसाब से चलना चाहते हो, तो उसमें बेचू को न पढ़ना था, तब नहीं कहे पढ़ेगा। तो आपके पिताजी बाबा भी तोड़ दिए, कुछ वो तोड़े, उससे अधिक आपके पिताजी तोड़ दिए। आप तो इतने जो है निकले कि आप तो उससे कई गुना अधिक आगे बढ़कर तोड़ने का काम किया। जी 1 घंटा 6 मिनट हो गया। अब हम इस एपिसोड को यहीं पे मतलब एंड कर देते हैं। आगे की चर्चा जो है जारी रखिए। बहुत सुंदर। तो आज का चर्चा, ये सब भी मैं अंत में दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जीवन में चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, हमें वाणी को मधुर रखना चाहिए। और पतंग जो इस पर्व में हम लोग उड़ाते हैं, उड़ाते हुए देखते हैं, ये हमें देता है, संदेशा देता है, हमें सीख देता है कि हमें हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अब पतंग के पीछे जितना भी डोर छोड़ते जाओ, आपका लटाइन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, होता जाएगा, लेकिन पतंग ये नहीं कहेगा कि आप बंद कर, रुक, नहीं कहेगा। तो मैं यही कहूंगा अपने समाज से परंपरा छोड़ो और अपने आप को विज्ञान की ओर मोड़ो, पतंग की सोच को अपना लो और विकास के क्षितिज को छू जाओ। और अंतिम में मात्र एक पंक्ति कि न आस्तिक बनो, न नास्तिक बनो, वास्तविक बनो। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो सर आज की चर्चा का लब्बो लुआब यही है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। तो हमारा यही कहना है सर कि किसानों का कल्याण तभी होगा जब वे संगठित होंगे और शिक्षित होंगे, और सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हमारे अन्नदाता कर्ज में नहीं बल्कि गर्व में जिएगा। और इसी सोच के साथ हम सुखीत जी और अजय जी दोनों व्यक्ति को इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, और आपका बहुत बहुत जो आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दोस्तों, किसानों और शिक्षा से जुड़ी यह चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते रहिए सत्यबोध। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान।